जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं इस फील्ड में और लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वो पार्टीज में लोगों को फेस करना काफी मुश्किल है। माई ड्रीम वॉज टू गो इन आर्मी। विनम्रता आपके चरित्र में ही होनी चाहिए। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो 13 जो नंबर है वो ऑस्पिशियस है। कोई सा भी आर्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपका प्लान नहीं है, चाहे वो म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, कुछ और आर्ट फॉर्म हो गया, तो हमेशा प्लान भी लेके चलिए। इनफैक्ट आपकी पॉडकास्ट तो इसके लिए फेमस है, जिनकी खबरें नहीं छपी है राइट, उनको आप चांस दे रहे हैं, है ना। वो हो सकता है उनकी लिमिटेशंस पर्सनल, पर आपने उनको चांस दिया और वो अच्छा कर रहे हैं। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की Inspiring stories of humans. सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार आनंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी टू द पॉडकास्ट। और अभी आपके 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, उसकी बहुत सारी बधाई आपको और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। सो अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपके बारे में, लाइक कि हाउ यू स्टार्टेड, और थोड़ी आप उस जर्नी के बारे में बताइए। ज़रूर। तो मैंने म्यूज़िक बेसिकली चालू किया 2009 में। ओके। तब मैंने मेरी माता जी को बोला था कि मुझे गिटार सीखना है, क्योंकि शुरू से मेरे फादर और मदर दोनों म्यूज़िक लवर हैं। अच्छा, तो लवर इन द सेंस सुनते हैं या गाते हैं? सुनते हैं, और बाकी बाथरूम सिंगर्स एंड अच्छा, जो घर पे गाते हैं, तो हाँ, वो वाला माहौल देख देख के आपको आया। जी जी जी। तो मेरे फादर उस समय काफ़ी कैसेट्स और वीसीआर अपने पास रखते थे, तो वो सुनते सुनते जो है मेरी इच्छा डेवलप हुई कि मेरे को गिटार सीखना है। ओके। स्पेशली मैंने एक बैंड है जुनून, हाँ, ये एक पाकिस्तानी बैंड है, उनका गिटार देख करके मुझे लगा कि यार ऐसा जो है गिटार मेरे को भी करना चाहिए। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। उन्होंने 10th क्लास में मेरे को गिटार दिलवाया और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आपका एक स्टूडियो है, तो उसके बारे में बताइए, उसकी क्या स्टोरी है और वो कहाँ से आया? So I own a recording studio and the founder of that, Baselart Studios. और Baselart Studios बेसिकली मैंने चालू किया 2016 में। बेसिकली मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का शौक जो है 2012, 13, 14 में ही परवान चढ़ चुका था। अच्छा, लेकिन वो होता है ना कि आप सीखते हैं चीज़ों को, स्किल्स लाते हैं, उसके बाद आप उसमें प्रोफेशनली आप उससे पैसा सबको एक जगह लाके फिर आप उससे कुछ बनाते हो। जी। तो 2016 में आई केम टू दिस रेजोल्यूशन कि यार हाँ जो है अपन को स्टूडियो बनाना है। तो मैंने फादर मदर को बोला, एंड दे ऑल्सो अलाउड मी टू ओपन इट एट द होम इटसेल्फ। अच्छा। तो जो मेरा ऊपर वाला फ्लोर है रेजिडेंस का, वहीं पे हमने इसको बनाया स्टूडियो को, और 2016 में हमने इसको चालू किया। ओके जी। सो अब मैं आपसे थोड़ी उस टाइप की बातें करूँगा कि जैसे कि मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, पर मुझे ऐसा लगा है कि आपका जो एक अंदर से जो चीज़ है जो बाहर आनी चाहिए, वो कहीं पर भी ऐसे दिखी नहीं है। सो लाइक मैं थोड़ा उसको बाहर लाना चाहूँगा। ज़रूर। सो आप या मतलब ऑब्वियसली कि कुछ ऐसी चीज़ बाहर आए। सो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2009 में आपके पास गिटार आपने मांगा और फिर आपको मिल गया। सो लाइक ये वाला जो चीज़ है, ये म्यूज़िक डायरेक्शन और इसमें कैसे चली गई, नॉट सिंगर और इस वाली चीज़ की? ओके, सो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो पहले मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा, ओके। आफ्टर 10th ओके, माई ड्रीम वॉज टू गो इन आर्मी टू सर्व द फोर्सेस, बट क्योंकि जो गिटार सीखना चालू किया और घर वालों का तो ऐसा था कि आप जो बनना चाहते हो वो बनो। अच्छा। बट एक कंपटीशन होता है, आप देखते हैं 11th 12th में, हाँ, क्योंकि साइंस लिया है तो इंजीनियरिंग कर लेंगे, या एनीवे अगर आपको आर्मी भी करना है और आप थोड़ा बहुत तो टेक्निकल के साथ नहीं जा रहे हैं, तो बाद में आप ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम्स देते हैं, तो मैं वैसा कुछ सोच रहा था। बट उसी के दौरान क्योंकि मेरा म्यूज़िक का टेस्ट इतना बढ़ चुका था
कि रात दिन में गाने सुनना और नए गाने तैयार करना, उसको गिटार के। पे निकालना, ओके जी, उसको गिटार पे बजाना और नए नए टास्क अपने आप को देना कि मुझे ये गाना प्रिपेयर करना है, ये करना है। तो इस सब में पढ़ाई कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हो रही है। हाँ सही बात है, राइट। तो वो एक पढ़ाई शौक फिर चढ़ गया। सेकेंडरी हो जाती है कि हाँ। बस ये हो गया अब। वो एक शौक चढ़ गया था, तो वही हुआ बेसिकली, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके तो जैसे कि आपने बताया आपको आर्मी में जाना था, सो लाइक आपने कभी सोचा नहीं कि यार चलो मैं देशभक्ति के गाने बना के और वहाँ से वहाँ पे कनेक्ट करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बार दिमाग में आया और हमने कुछ गाने बनाए भी हैं ऐसे। Okay. जी जी जी, वी हैव वर्कड ऑन सम पेट्रियोटिक प्रोजेक्ट्स आल्सो। ओके या सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि एक म्यूजिशियन होता है, वो जब सोता है, उठता है, कुछ भी काम करता है तो म्यूजिक उसके दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। सो म्यूजिक आपको कभी भी आ सकता है। इनफैक्ट कई सारे गाने मैंने बाथरूम में प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, कुछ बताइए। फ्रैंक, हाँ। इवन ऑन द टॉयलेट सीट। अच्छा ओके सो इट्स क्रिएटिव थिंग यार। अगर आप, जरूरी नहीं है आप स्टूडियो में बैठे हैं और आप पियानो या गिटार पे बैठे हैं और तभी वो तभी चीज़, आए, राइट राइट। ऐसा हो सकता है कि आप बड़ी अनलाइकली सी जगह पे आपको ऐसा थॉट आ जाए, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ हाँ। और आप ऐसा कोई शब्द बोल दें और वो उस शब्द के साथ मैं कुछ थॉट सोच लूँ और वो क्रिएटिवली वर्क कर जाए, तो हो सकता है उसी पे भी गाना बन जाए राइट राइट या उस थीम पे गाना बन जाए। हाँ। वैसे ही तो कहीं पे भी आप बाथरूम में भी कई बार गुनगुनाते हुए कोई नई राग निकल के आ जाती है, तो वो एक क्रिएशन हो जाती है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे राग की और इनकी बात करी, तो हम अक्सर देखते हैं कि एक जो सिंगर होता है या जो म्यूजिशियन होता है, बोलते हैं कि भाई उसका गला, सुर और वो सब उसमें होना चाहिए। जी जी। तो आप में ये सब पहले से थे या आपने फिर डेवलप किया? नहीं 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 नहीं, इट केम ओवर टाइम। ओके जैसे कि पहले जब मैं गाता था तो इतना सुर में नहीं होता था, गला फटता भी था। अच्छा। और कई सारी चीज़ें थी, बट विद टाइम जो है हमने इस पे मेहनत करी, रियाज किया, तो वो डेवलप हुआ। और अगर हम रियाज की ही बात करें, सो लाइक व्हाट्स योर प्रैक्टिस, आप कैसे करते हो इस चीज़ की? सो मेरे को तो सिर्फ सिंगिंग की नहीं, क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन हाँ, मेरा क्योंकि आप फर्स्ट जॉब है, राइट राइट राइट। तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें या फिर हमारे जो म्यूजिक प्रोडक्शन सेटअप की बात करें, उसमें भी आपको हिट एंड रन, ट्रायल एरर मेथड से आपको नई नई चीज़ें क्रिएट करनी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और सिंगिंग की तो करनी है, क्योंकि आप जो है रोज़ रियाज करना पड़ता है, तो वो मैं रोज़ करता हूँ। ओके तो लाइक ये आपकी रूटीन का पार्ट बन गया है या आप मतलब चाह कर करते हो? फॉर एग्जांपल रूटीन का पार्ट, जैसे आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, तो वैसे आपके लिए म्यूजिक है या फिर समथिंग लाइक दैट ओनली। वो अपने आप एक ऐसा पार्ट बन चुका है अब कि जैसे जिम है, कि जिम में किसी और चीज़ के लिए जिम नहीं छोड़ता, वैसे ही मैं रियाज भी नहीं छोड़ता और अपना म्यूजिक प्रोडक्शन भी नहीं छोड़ता। जी। तो अब मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना चाहूँगा यहाँ पे। जी। तो वैसे हमारा एक शो का फॉर्मेट भी है ये, तो अब आप म्यूजिक से रिलेटेड हो, आप गाते भी हो, तो कुछ गा के सुना दीजिए। अच्छा। तमल्ली हबीबी मक्तदिले इलैया नैया विंदाइले विला हवलैला कुल्लिकुं दकुनिया हबीबी मक्तदिले, तू ही जीने का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। वाओ, थैंक यू। कितना मतलब सेम ही था आई गेस, जो उस गाने में है और वो जो आपने गाया ऑलमोस्ट सेम। थैंक यू। वाह। तो अब ये मेरा सवाल है, वैसे ही मेरे को शुरू में पूछना था, बट सॉरी, वो इतना आपसे बातें करते करते इतनी अच्छी एनर्जी है आपकी, स्किप हो गया। सो लाइक व्हाट इज म्यूजिक टू यू? म्यूजिक इज अ मीडियम विच कनेक्ट्स यू टू द यूनिवर्स। ओके। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, हाँ। तो निकोला टेस्ला को आप जानते हैं? जी। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने एक कोट कहा था कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा। सो इनफैक्ट ये जो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी लोगों तक कैसे जाने वाला है? वेव्स के थ्रू। मैं जो बोल रहा हूँ वो वेव्स माइक में जा रही है और वो लोगों को सुनाई देगी, राइट, है ना? तो कहीं ना कहीं इसमें भी म्यूजिक हुआ, क्योंकि वेव्स तो है ही है। राइट। वैसे ही बेसिकली हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, और जो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रिंसिपल है। कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, आप सोचिए पॉजिटिव म्यूजिक सुन रहे हैं,
तो आप पॉजिटिव थॉट्स ले आते हैं। राइट। आप सैड सुन रहे हैं तो एकदम से आपको सैड वाली फीलिंग आ जाती है। आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सुन रहे हैं, जैसे जो आपका एंथम है, हाँ उम्मीद है, हाँ, वो एकदम मोटिवेशन ले आता है। हाँ तो इट्स द वे। बाकी ऐसा कैसे होता है आप मुझे बताइए। आप मूवी देखते हैं, आपको गूज बम्स हो जाते हैं, राइट राइट तो वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि म्यूजिक आप सुन रहे हैं, राइट। देयर इज सम बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेइंग ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपके कानों तक गया, इट ट्रिगर्ड योर माइंड एंड वो जो आपके गूज बम्स आए, ब्रेन ने उसको सेंड किया और प्रोसेस होके वो इट्स हैपनिंग थ्रू वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी ओनली। या तो मेरे लिए वो एक मीडियम है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। सो जब हमारी टीम आप पे रिसर्च कर रही थी तो उनको कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट मिले, तो उन्होंने उसमें बताया कि, या आपने उसमें बता रखा था कि आपको पहले एक कोई कॉलेज से ऑफर आया था, आप वहाँ गए भी थे, लेकिन म्यूज़िक के लिए आप उसको छोड़ के वापस आए। सो लाइक उसकी स्टोरी बताइए। सो मैं पुणे गया था, मेरे फादर मेरे साथ आए थे एडमिशन करवाने। ओके। और वहाँ पे मैं 6 months तक पढ़ा इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच में। ओके। तो 6 months के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं म्यूज़िक नहीं कर पा रहा वहाँ पे, और कहीं ना कहीं मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था पढ़ाई दोनों को साथ में लेके। ओके। क्योंकि मुझे ये लगा था जब मैं जा रहा था कि पुणे है तो मुंबई के बहुत पास है, तो इंडस्ट्री के करीब रहेगा, पर वो ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है। सही बात है। हाँ, और पढ़ाई में ठीक ठाक भी था, एवरेज स्टूडेंट था मैं। ओके। बट क्योंकि वहीं पे इतना टाइम हो जा रहा था कि म्यूजिक के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ। तो मैंने बोला मैं इसको नहीं कर पाऊंगा आगे। मैंने मेरे पेरेंट्स को सीधा बता दिया ऑनेस्ट होकर के। अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। अच्छा। जब मैं इधर आया तो मैंने फिर मैं आने के बाद मेरा एक ऑलमोस्ट फेटल एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, क्या हुआ? जिसमें मेरा राड़ा जी चौराहा, अगर आप जानते हो, अम्बा माता के पास है, वहाँ पे बाइक से मैं गिर गया। अच्छा। एक ऑटो रॉन्ग साइड आ रहा था और मैं उससे टकराया, और जो है पीछे से एक वैन आ रही थी वो मेरे पैर के ऊपर से चली गई। तो जो मेरा राइट लेग है वो बिल्कुल अलग हो गया था घुटने के नीचे से। तो GBH में कुछ 5 सर्जरी हुई मेरी। उसके बाद ये चीज़ सही हुई, तो 1 साल वहाँ पे भी ख़राब हुआ। उसके बाद आई जॉइंड BCA, अच्छा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। अच्छा, ओके। वो मैंने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन में। और उसी के दौरान मैंने जो शोज करने चालू कर दिए थे और अपना म्यूजिक प्रोडक्शन जर्नी चालू कर दी थी। सो लाइक शोज भी आपने से चालू किए। सो लाइक फर्स्ट वाला जो आपका रहा होगा तो उसकी मेमोरी बताइए। सो शोज मैंने कैसे चालू किया मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक स्टोरी है। वो ये है कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना है? जी। आई थिंक आपके पॉडकास्ट किया है, भाई आए थे। या तो आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने जब वो कोर्स किया तो वहाँ पे सत्संग होता है। हाँ, भजन होते हैं। हाँ। तो तब मैं गिटार सीख रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे एक इंटरनेशनल टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग के, प्रवीण मेहता सर। ओके। उनका सत्संग होता था। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि यू कैन ब्रिंग गिटार टू द सत्संग, है ना। तो मैंने ले जाना चालू किया और वहाँ पे धीरे धीरे बजाना चालू किया पीछे बैठ के। तो समझ में आया कि लाइव कैसे होता है, कैसे कॉर्ड्स चेंज होती है। राइट। ऑन द स्पॉट करना है आपको। हाँ, ऑन द स्पॉट। हाँ। तो वहाँ से काफ़ी सीखने को मिला। फिर एक सर है अरुण सालवी सर, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट शो उन्होंने दिया है। अच्छा, ओके। तो एक बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे उनका शो था और हम ऐसे ही सत्संग में मिले थे आर्ट ऑफ लिविंग के, और उन्होंने बोला कि ये है और आ जाओ इसमें। अच्छा। तो मैं चला गया। ओके। और तब मुझे पता चला कि यार इससे अर्निंग भी हो सकती है, क्योंकि शो के बाद उन्होंने मेरे को 500 रुपीज़ जो है ओके दिया। फर्स्ट कमाई। जी, फर्स्ट कमाई। तो मुझे लगा यार इस चीज़ से अर्निंग भी हो सकती है। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। या तब हिट हुआ, तब ट्रिगर हुआ कि ओके वी कैन अर्न। मतलब 500 है तो 5 करोड़ भी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने एक आपकी चीज़ नोटिस करी, अभी बातों में की, और इवन आपका सोशल मीडिया भी थोड़ा मैंने गो थ्रू किया है आपसे बात करने से पहले। जी। तो मैंने उसमें एक ये चीज़ नोटिस करी कि आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ वाला है। ओके। इवन मैं अभी भी इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि आप बहुत, मतलब देखा जाए तो आप नंबर्स में, गेम्स में हमसे बहुत ऊपर हो, स्टिल आप इतना हम्बल और इस सब चीज़ के साथ मतलब हो। और आज का अगर हम देखें, जो अगर 1000 किसी के सब्सक्राइबर या फॉलोवर हो जाते हैं तो वो ज़मीन से 10 फीट ऊपर उठ के चलता है कि भाई हम तो सेलिब्रिटी हैं।
तो ये वाली चीज आपने बताओ कैसे मेंटेन कर रखी है कि आप इतना डाउन टू अर्थ रहते हो? नहीं, ऐसा कि आपको गलत लगता है सब कुछ है, क्योंकि इंसानी सोच मेरे ख्याल से ऐसी है कि सब कुछ तो कभी पा ही नहीं सकते। आपके पास कुछ आ जाता है तो लगता है कि और चाहिए उससे ज्यादा। राइट। तो वो तो एक नेवर एंडिंग जर्नी है, हाँ। है ना। बट अगर इसकी बात करें हम्बल, तो मेरे को लगता है लाइफ की जो जर्नी है वो आपको हम्बल बनना सिखा देती है। ओके। और मेरे साथ ये तब हुआ जब थोड़ा फेम मिलते, थोड़ा नेम मिलता है, तो कोई भी मेरे को लगता है हाँ, क्लाउड नाइन पे होता है। राइट। एक बार तो वो चढ़ ही जाता है। हाँ। पर उसके बाद जब आपको समझ में आता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, हाँ। लाइफ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है। राइट। अप्स आएंगे तो डाउन्स भी आएंगे। हाँ। तो उन डाउन्स पे आप अगर ये समझ गए कि हम्बलनेस जरूरी है और विनम्रता आपके चरित्र में ही होनी चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए, है ना, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट। मेरे को लगता है ये पर्सनली, मैं सबको साथ सबके लिए ये नहीं बोलूंगा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि सबको साथ, ये मुट्ठी कैसे बनी है, 5 उंगलियों से बनी है, हाँ। तो वैसे ही अगर सब साथ हैं तो आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे केस में तो बैरियर्स आ गए थे। अच्छा। तो उन बैरियर्स को पार करने के लिए कुछ आपको बताइए पहले आपके जमीन से जुड़ा होना ज्यादा जरूरी है। ओके, कुछ बैरियर्स बताइए। बैरियर्स जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, तो आप कई सारे लोग इनवाइट करते हैं कई सारी जगहों, है ना। राइट। ठीक है, तो कई बार आप अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए उन जगहों पे नहीं जा पाते। आते हो। हाँ। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सही बात है। हाँ। पर समय निकालना उन उन जगहों पे जाने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप अर्श पे हो चाहे फर्श पे हो। वाह, क्या बात बोली है ना, वो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे जब रियलाइज हुआ, ये बात मुझे ट्रिगर करी कि मैंने कितने सारी जगह मैंने मिस आउट किया है कि जहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो सकता था, बहुत अच्छे लोग मिल सकते थे, लेकिन मैं मेरे वर्क के कमिटमेंट्स की वजह से वहां नहीं गया। जबकि एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं, हो सकते थे उस समय भी कि भाई मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेता, शूट्स आगे पीछे कर लेते, है ना। बट वो ये कि प्रायोरिटी पहले आप काम को बना के चलते हैं, क्योंकि काम आपको सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और वो नेटवर्क बिल्ड हो नहीं सकता बिना लोगों को मिले। बहुत बड़ी बात है ये। सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी राउंड, दैट इज Q&A विद अरब टॉक्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर मेड, वेदर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स? गिटार, माय गिटार। ओके, थोड़ा बताइए गिटार पे आपने ऐसा क्या किया है? That's how my journey started. I started learning guitar. गिटार प्लस गला। देखिए, गला तो लेटर ऑन आया, क्योंकि आई थिंक मैं इसको एलैबोरेट करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद जरूर। ओके। सो नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी चीज पे इंस्टेंटली एक्सपर्ट बनना चाहो तो वो क्या होगी और क्यों? मैं किसी चीज में इंस्टेंटली एक्सपर्ट बनना चाहूँ, मैं क्लासिकल सिंगिंग में इंस्टेंटली एक्सपर्ट बनना चाहूंगा। ओके, क्योंकि नहीं, देखिए, हर सिंगर का ड्रीम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखे, राइट। और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में, इंडियन क्लासिकल में इतनी सारी रागें हैं कि आप लाइफ लॉन्ग भी सीखोगे तो कम पड़ जाएगा। इतनी सारी रागें, और उनको कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही चाहूंगा, अगर मुझे ऐसा कुछ मिले वरदान, तो कि सब एक बार में आ जाए अंदर, तो कितनी क्रिएशन आ जाएगी, आप सोचिए। अगर आपको रागों का नॉलेज है और सब है एक साथ, बहुत सारा ऑलरेडी है, बट जो जो नहीं सीखा है अभी तक, वो भी सीखने को जो 90 पे वो 100, तो वो मेरी कंपोजिशन से में दिखेगा ना। राइट। हाँ, आपको कुछ है इसका एक्सपीरियंस कि आपने कुछ सीखा है राग या ऐसा? नहीं, मैंने ऐसे फॉर्मली म्यूजिक कम ही सीखा है, लेकिन स्कूल में शुरुआत हुई थी। हमारे सर थे, लेट माखन सर, मेरे फर्स्ट गुरु हैं वो म्यूजिक के, और केंद्रीय विद्यालय में हम उनसे सीखा करते थे म्यूजिक। ओके। नेक्स्ट है, अगर आप दुनिया में कुछ भी चीज चेंज करना चाहोगे वो क्या होगी और क्यों? मैं पॉवर्टी और भूखमरी हटाना चाहूंगा इस दुनिया से। वो क्यों, आई थिंक आप उसका आंसर जानते हैं। नेक्स्ट है, एक ऐसी ड्रीम जो आपने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं की है, इस पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम शेयर करोगे। ओके, सो वो ड्रीम है बड़े स्क्रीन पे आना। ओके, हाँ, किसी बड़े बैनर की मूवी के अंदर।
क्या पता आप उस पर बैठे हो तो हो जाए बहुत जल्द पूरी। मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड। यार इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अच्छा, जो वो कहते हैं सच कहते हैं जी। क्योंकि इस पे मैं छोटा सा पॉइंट कहना चाहूँगा हाँ। कि जनरली बच्चों को लगता है कि यार पापा ये कह रहे हैं या हाँ। मम्मी ये कह रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, नए के हिसाब से नहीं है। मैं ऐसा हूँ, मेरे ये फ्रेंड्स हैं, उनके ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी है। बट आपके फादर मदर जो आपको कहते हैं बड़े एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है वो सारे। राइट, तो जो कि वो देख चुके हैं अपनी लाइफ में, Right. और आपको फिर जो एडवाइस आती है उसको मानना चाहिए। और मैं तो अभी कितने ही लाइव एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि जहाँ लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी होगी, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे फादर कोई चीज़ कहते हैं, मात्र 10-15 दिन में मुझे लग जाता है हाँ सही कह सही कह रहे रहे थे, राइट। पर उस समय मैंने उस चीज़ को नहीं माना। हाँ हाँ, होता है, राइट। तो मैं सॉरी भी फील करा है मैंने पापा मम्मी के सामने कि हाँ ये चीज़ आप सही कह रहे थे, तो माननी चाहिए। सो नेक्स्ट है अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकोगे तो आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में जाके क्या चेंज करना चाहोगे? मैं पास्ट में जाके ये चेंज कर दूंगा कि जब मैं जो BCA से पहले जो समय हाँ हाँ हाँ, मैं तब साउंड इंजीनियरिंग करना चाहता था ओके, मुंबई में, पर वो कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर और जो है उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आई वुड गो बैक इन टाइम एंड अगेन गो टू राइट, उसको चेंज कर। टेक एडमिशन इन द अकेडमी जहाँ पे साउंड इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। उस समय से अगर 2012 से ही मैंने सीख लिया होता, जो 2016 के बाद कर करके सीखा, राइट 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 वो कोई सिखाता और उसके बाद में उसको करता, तो उसमें तो फर्क होता ना। राइट राइट, बट ठीक है। इवन नेटवर्क्स भी होते हैं। जी। सो नेक्स्ट है हमारा सबसे लेजेंडरी क्वेश्चन है ये, इफ यू हैव अ डिनर पार्टी विथ एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आप किसको बुलाओगे और क्यों? ओके, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, और अभी अभी जीते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, हाँ हाँ हाँ, राइट। AR रहमान सर और सलमान खान सर को। क्यों? क्योंकि देखिए ये चारों 2 जने तो पॉलिटिक्स से हैं, हाँ हाँ, सही और बात। 2 जो है मेरी फील्ड से हैं, तो वो मेरे आइडल हैं राइट। इस फील्ड में। AR रहमान सर आप समझ ही गए होंगे, या, म्यूजिक। या। सलमान खान सर की मूवीज देख के बड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे पर्सनली पसंद है, जहाँ तक मैं अमेरिका की पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे देखी अपन ने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ के थ्रू, तो आई लाइक हिम एज अ पर्सन। या सो वापस कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, जैसा कि आप Tier 3 सिटी उदयपुर से बिलोंग करते हो और आपने अभी रिसेंटली बॉलीवुड में भी डेब्यू किया है अपना, सो लाइक वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो फर्स्ट आपको मिला और उसके बाद आपने मुड़ के नहीं देखा कि भाई अब तो मैं स्टार हूँ? तो देखिए इसके 2 पहलू हैं। सिटी में वो प्रोजेक्ट अलग था और बॉलीवुड में वो प्रोजेक्ट अलग था। ओके, तो अगर मैं सिटी की बात करूं, जब हमने स्टूडियो चालू किया था 2 कमरे के साथ, अच्छा, एक रिकॉर्डिंग रूम और एक कंट्रोल रूम, हाँ हाँ, तब पहला ऐसा मोमेंट था कि महाराज कुमार साहब लक्षराज सिंह जी मेवाड़ हमारे स्टूडियो पे बता रहे थे। अच्छा, इनॉग्रेशन के लिए? नहीं, नॉट फॉर इनॉग्रेशन। अच्छा, सर अपना कुछ डॉक्यूमेंट्री का जो ऑडियो रिकॉर्ड करने आए थे। अच्छा, तो वो एक मोमेंट था ना, आप समझिए कि आपने कोई नई चीज चालू करी और घर वालों ने देख लिया, एकदम से इतने सारे लोग आए और एकदम से इतने बड़े लोग आपके स्टूडियो, प्रिंस आया उदयपुर के। हाँ, रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी आपकी सर्विस लेने के लिए। हाँ, सर्विस ले। तो फिर गर्व तो महसूस होगा। राइट राइट, तो वो मोमेंट था जब मम्मी पापा को लगा हाँ इसको एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस में अच्छा कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिर हमने उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स आए, तो स्टूडियो ग्रो भी किया था तब। फिर अब तो अच्छा ही चल रहा है। और फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है, दे आर इन लाइन प्रोडक्शन। अच्छा, तो दे सेंट मी वर्क ऑफ डबिंग, अच्छा, हाँ, है ना, रिलेटेड टू द मूवीज एंड ऑल दैट। तो अंग्रेजी मीडियम मूवी की डबिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। लव आजकल 2 मूवी की डबिंग हुई थी हमारे यहाँ पे, जिसमें इम्तियाज़ अली सर की जो असिस्टेंट डायरेक्टर है रिचा जी, उनके साथ हम कनेक्शन में थे एंड वी वर रिकॉर्डिंग द कैरेक्टर्स। और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे इनिशियल प्रोजेक्ट जिनसे ऐसा लगा कि हाँ अब अच्छा काम हो रहा है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा तुम प्रेम हो,
हाँ हाँ हाँ, सुना है, राइट राइट। स्टार भारत की एक सीरियल, राधा कृष्ण जी का सीरियल, हाँ, हाँ, उसमें वो आया था। तो वो सॉन्ग हमारे ही स्टूडियो पे रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, या वी रिकॉर्डेड इट ओवरनाइट। पूरी रात हमने वो गाना रिकॉर्ड किया, सुबह फिर कंप्लीट किया मोहित लालवानी जी के साथ। जी। और जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होने लग गई है। जी। जैसे फिल्म्स आती है तो वो कुछ महीने चलती है, कुछ साल चलती है, और फिर वो एक उसका हो जाता है कि वो फेड आउट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग जो म्यूजिक है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? म्यूजिक मेरे ख्याल से अमर है। ओके। हाँ, इमॉर्टल जैसे हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम आज के प्रचलन में भले ही सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, पॉप, हिप हॉप, रॉक, मेटल, और उस सब के बाद जो नया चालू हुआ है रैप, हाँ, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, है ना। लेकिन अभी देखिए, आप वापस से गाने कौन से चल रहे हैं? अब गाने कौन से चल रहे हैं बताइए? पुराने वाले जो पुराने, हाँ, उनके रीमेक्स, उनके रिमिक्स, हाँ, लोफी और वही गाने वापस से मूवी में रिलीज किए जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट, मूवीज वापस से रिलीज की जा रही है, जा रही है, हाँ। तो फिर अमर ही हुआ ना एक तरीके से। अब लग जा गले आप कभी भूल सकते हैं क्या? ये सॉन्ग ही ऐसा नहीं जो कोई भूल पाए। अब आज की जनरेशन को भी लग जा गले याद है, तो कैसे है? वो गाना तो कितना पुराना है, राइट। तो थ्रू सोशल मीडिया वो बार बार कहीं ना कहीं पॉपअप हो ही जाता है गाना, तो वो अमर है। और आप आज से 50 साल बाद भी वो कंपोजिशन सुनोगे तो वो वैसी रहेगी और लोग गुनगुना रहे होंगे। जी। सो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आपके स्टूडियो के बारे में जो कि आपका बिजनेस है। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आया और आपने उसका नाम कहाँ से, पहले सबसे पहले तो आप वो बताइए। सो मेरा स्टूडियो चालू करने का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं जब मैं ये BCA में एडमिशन ले रहा था तभी दिमाग में आ चुका था कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ करना है। ओके। क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा था ऑनलाइन, अपन यूट्यूब पे जैसा सीखते हैं अच्छा, ना, नए नए सॉफ्टवेयर पे। अच्छा। या R&D चल रही होती है अपने घर पे, सही बात है, सबके जिसके भी पास लैपटॉप है, PC है। उस समय PC था मेरे पास, ओके। तो PC पे अपना चल रहा होता था कि कैसे सीखे, कैसे गाना बनाए वगैरह वगैरह। तो म्यूजिक प्रोडक्शन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। पहले मैं जो है थोड़ा आज के टाइम का जो म्यूजिक चल रहा है वो मैं 2013-14 में बनाया करता था, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। अहेड ऑफ टाइम। हाँ, मैंने उसी से शुरुआत आगे चल रहा है। मैंने उससे ही शुरुआत की थी। अच्छा। हिप हॉप म्यूजिक और वो सब मैं बनाया करता था। ओके। तो उसको बनाते बनाते ऐसा थॉट आया कि यार स्टूडियो पे काम किया जा सकता है। हमने कुछ कवर्स बनाए, यहाँ के सिंगर्स को रिकॉर्ड किया। अच्छा। तो लगा कि हाँ, स्टूडियो चल सकता है इस सिटी में। तो तब मैंने इसके नाम के ऊपर सोचा, देन वी केम अप विद दिस नेम, बेसलार्ट स्टूडियोज। बेसलार्ट का मतलब होता है शार्पेस्ट डैगर। शार्पेस्ट डैगर, ओके। डैगर का मतलब छुरा। अच्छा, छुरा, ओके। हाँ, छोटा सा होता है। ओके ओके। तो दैट इज द शार्पेस्ट वन। तो आई थिंक वो हमारे सॉन्ग्स में आपको लगेगा, आप सुनोगे अगर कुछ सॉन्ग्स, तो दे आर द शार्पेस्ट ओके फ्रॉम अस। तो बेसलार्ट का ये मतलब होता है। फिर वी केम अप विद दिस नेम बेसलार्ट स्टूडियोज, और मैंने इसको रजिस्टर करवाया 2016 में। ऐसे इसकी शुरुआत हुई। और स्टूडियो करीब मैंने 2016 सितंबर में खोला था, और वहाँ से बस पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी। फिर वी वर्कड ऑन लॉट ऑफ मूवीज, a lot of regional singers we have worked with celebrities also। और जो है हम एड फिल्म्स भी अभी बना रहे हैं काफ़ी ब्रांड्स के लिए, उनके जिंगल्स बना रहे हैं, उनके आपके वॉइस ओवर्स बना रहे हैं। अभी रिसेंटली वी प्रोवाइडेड वॉइस ओवर टू अडानीज, अरे वाह, रिलायंस, BJP, कांग्रेस, या सब कुछ, मतलब देखा जाए तो एवरीथिंग। या सो अब आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसमें तो आपको लीडर होना ही पड़ेगा। राइट जी। तो अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि आपने अभी मेंशन किया था कि आपने कुछ सिंगर्स को और उनको प्रमोट किया था। सो लाइक उसके पीछे की कहानी बताइए कि लाइक व्हाई यू सेलेक्टेड यहाँ के लोकल सिंगर्स और उनको प्रमोट करना, क्योंकि देखा जाए तो आप बहुत लेवल पर हो, तो आप इन लेवल पे कैसे आप प्रमोट कर रहे हो? सी देखिए, इनिशियली तो मैंने प्रमोट नहीं किया था, उन्होंने मेरे को बिजनेस दिया था। अच्छा, ओके। क्योंकि मैं एक नया स्टार्टअप था, और वो लोग आते थे अपना रिकॉर्ड करवाने। बट हाँ, मैं और मेरी टीम मेरा 100% देते थे कि हम उनका प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, ओके, ताकि जो भी वो प्रोडक्ट देखे एटलीस्ट वो सेकंड टाइम हमारे पास आए और हमें रेकरेंट काम मिले, रिटर्निंग कस्टमर। जी। तो
वो हमारा थॉट रहता था किसी भी काम को करने को लेकर कि वो एक क्रिएटिव अच्छा प्रोडक्ट बने। अब लिमिटेशंस तो हर प्रोजेक्ट की होती है, आप जानते हैं, जैसे कि अगर कोई सिंगर आएगा वो अच्छा या बुरा तो ऑडियंस डिसाइड करती है, बट वो उस समय जितना सीखे हुए होते हैं वो उतना गा रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से 100% देते थे। Okay. जी। तो कुछ बताइए एक्सपीरियंस, आपने किसी को प्रमोट किया और आज वो स्टार बन गया हो। स्टार तो क्या कहें, बट हाँ काफ़ी सिंगर्स के साथ हमने काम किया जो कि आज इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मोहित सर की मैं बात करूं, मोहित लालवानी सर, जब उन्होंने ये इंडियन आइडल पे शायद वो 4th फाइनलिस्ट थे, अच्छा है ना, तो व्हेन ही सैंग दैट सॉन्ग और उसके बाद आज ही इज डूइंग मैनी शोज और इंडस्ट्री में रेगुलर गा रहे हैं, और वो ये गाना हमें नहीं पता था मिलियंस में चला जाएगा, तुम प्रेम हो। हाँ राइट, करंटली कुछ 80 मिलियंस के आसपास है। जी। फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, वी वर्क टुगेदर, बावले छोरे अगर आपने नाम सुना होगा, संभव और संकल्प, वो एस ऑफ स्पेस में आए थे दोनों भाई, और काफ़ी अजीज मित्र हैं मेरे दोनों भैया। तो उन्होंने मेरे साथ गाना किया था छोरे राजस्थान के, वी वर्कड ऑन अ एल्बम फॉर जी म्यूजिक। ओह वाओ। और वो भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उस हमारी तो शुरुआत तो क्या कहें, उन्होंने मेरे से पहले काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, बट जो हमने ये सॉन्ग्स किए उसके बाद उन्होंने भी बहुत ग्रो किया और मैंने भी बहुत। कुल मिला के एकार्ड जी से जुड़ने पे आप ग्रो करोगे। ये तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, देखिए ऐसा हुआ है कि नहीं, क्या पता हो जाए। और फिर मेरे साथ अभी कुछ समय पहले जुड़े हैं एक रैपर हैं, RDX उनका नाम है, हिज रियल नेम इज राकेश चंदेल। ओके। आई टेल यू, आप उसके रैप सुनो, यू विल फील द पावर, ओके, द वेंजेंस विच इज इन हिज सॉन्ग्स। सीरियसली वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियली उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, एंड ही इज ए लेबर, ही वर्क्स इन दिस प्लास्टिक बैग फैक्ट्री, है ना, और उनको टाइम भी एक ही दिन हफ्ते में मिलता है। तो ही केम अप विद दिस आइडिया कि मुझे एक रैप सॉन्ग करना है, मैंने लिखा है। मैंने सोचा होगा कोई, बहुत सारे आते हैं, हाँ सही बात है ना, बट जब मैंने उनके लिरिक्स सुने तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर तब उनको उतना रैप करना आता नहीं था, तो आई ट्रेन्ड हिम। अच्छा। कि कैसे उन वर्ड्स को आगे पीछे किया जाए, बीट क्या होती है, ताल पे कैसे चलना है, सुर पे कैसे चलना है। और अब आप वो इतने पॉलिश हो चुके हैं। हम लोगों ने एक गाना साथ में भी रिलीज़ किया, काम का हिसाब, वो हमने साथ में डाला था, वो काफ़ी अच्छा चला, और काफ़ी सारे नए गाने भी आ रहे हैं। और ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, सीरियसली। अगर आप उनके रैप सुनेंगे जो लिखे हुए हैं, लिरिक्स सुन लीजिए, मेरा म्यूज़िक उसमें आप सुनिए, तो वो काफ़ी अच्छा जेलअप होता है दोनों चीज़ें साथ में। और हम काफ़ी नए सॉन्ग्स भी ला रहे हैं, तो वो आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और है ना, इनफैक्ट आपकी पॉडकास्ट तो इसके लिए फेमस है, राइट कि मुझसे पहले जो काफ़ी सारे लोग आए, आपने बताया था कि आप उनको चांस दे रहे हैं जिनको मीडिया में नहीं, हाँ राइट, मीडिया उन तक नहीं पहुंच पाती है, हाँ, या जिनकी खबरें नहीं छपी है, राइट, उनको आप चांस दे रहे हैं, है ना। वो हो सकता है उनकी लिमिटेशंस पर्सनल, पर आपने उनको चांस दिया और वो अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये भी एक लड़का है, ही इज़ वन ऑफ देम, कि जिसको उतना वेटेज अभी तक नहीं मिला है, पर आगे जब लोगों तक पहुंचेगा ये म्यूजिक, और जो आपके दर्शक भी सुनेंगे और नए लोग सुनेंगे, वो ये रियलाइज करेंगे। सो जैसा कि आपने अभी एक बताया कि आपने एक जने को लिया, उसका सुना और उसको प्रोड्यूस करवाया और हेल्प करी, तो अगर हम देखें कि इंडियन आइडल और इस टाइप के प्लेटफॉर्म में भी ऐसा ही होता है, एक आदमी आता है, उसको मौका मिलता है और फिर वो धीरे 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 करके इंडस्ट्री में घुसते हैं, और इस टाइप से करके। जी। तो जब आपने ये सब स्टार्ट किया था तो आपको भी कुछ रिजेक्शंस और ये सब चीज़ें फेस करने को मिली होगी, बिल्कुल, क्योंकि वन शॉट में तो तभी होता है जब नेपोटिज्म हो पूरा। सही बात है। उस क्या बताइए कि आपका जो रिजेक्शन है वो आपने फील किया, और फिर अब जब लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे हेल्प करते हो? देखिए, रिजेक्शन तो होएगा ही होएगा। नेपोटिज्म की बात तो क्या करें, वो तो ठीक है, वो हर जगह है यार। हाँ, आज किसी बिजनेसमैन का बेटा होगा, वो बिजनेसमैन किसी और को क्यों देगा अपना बिजनेस हैंडल करने, तो वो की वो बात है। तो उस बारे में तो वो एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, कभी और करेंगे उसको। लेकिन हाँ, रिजेक्शंस की बात करें
तो रिजेक्शंस आज भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के अपने अपने आइडिया होते हैं, है ना। अब वो उस आइडिया को लेकर के आपके पास आए कि ऐसा म्यूजिक चाहिए या फिर ऐसा जो है हमें बैकग्राउंड स्कोर चाहिए, और आप उस आइडिया से रिलेट कर रहे हो बट आपने अपने हिसाब से बना दिया, हाँ, आपके अंदर से जो क्रिएटिव प्रोडक्ट निकला आपने दे दिया, अब वो उनको समझ में नहीं आया तो वो एक रिजेक्शन ही हो गया ना। तो मेहनत और तो गई। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको स्क्रैच तो दिखाना ही पड़ेगा, चाहे आप वीडियो की बात करें चाहे आप ऑडियो की बात सही बात करें, है, हाँ। सामने वाला आपको तभी लेगा। एक एक्टर को कब लेते हैं, जब वो ऑडिशन देता है देखना ना, है, राइट राइट। वैसे ही एक टेक्नीशियन म्यूजिशियन को तब लिया जाता है जब वो अपना स्क्रैच करके दिखाता है कि मैंने ये काम किया है आपके प्रोडक्ट के साथ। तो अगर वो उनके साथ, उनके थॉट्स के साथ अलाइन नहीं होता है तो रिजेक्शन ही मिलेगा ऑब्वियसली। और जो कि मेरे को लगता है काफ़ी नॉर्मल है हाँ, कि आज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने कुछ थॉट सोच रखे हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो आपको अगर अप टू द एक्सपेक्टेशंस काम नहीं मिलेगा तो आई थिंक आप भी रिजेक्ट करेंगे, राइट राइट राइट। है ना। वही सेम इज विद इंडस्ट्री, आप उतना अच्छा प्रोडक्ट दो कि सामने वाला रिजेक्ट ही नहीं कर पाए। हाँ, बेस्ट ही दो। मेरा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ओके, लेकिन देखिए, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस जॉब, राइट राइट। और वो आगे भी होगा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली है ही कि एक बार में अगर कोई अप्रूव कर दे तो फिर क्या ही चाहिए। जी जी जी, क्रिएटिव फील्ड ही ऐसा है ना। क्या, राइट। सो जैसे कि आपने अभी रैपर्स का और इनका मेंशन किया, और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हम 2012 का अगर आपने फेज देखा हो तो हनी सिंह वाला फेज था वो, जी। तो उसमें रैप, हिप हॉप और ये सब चीज़ें आई थी और बहुत बूम पे ये चला था। और जैसे हम अभी देखें तो रैप का जैसे है तो भक्ति में भी रैप है अगर हम देखें तो आपके अकॉर्डिंग जो रैप वाली जो इंडस्ट्री है उसका क्या फ्यूचर है? काफी अच्छा फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म है। पहले लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत जरूर रही मेरे ख्याल से। काफी बड़े सिंगर्स ने जो है रैपर्स को क्रिटिसाइज किया था, एक वो समय भी था, और भी था। राइट। पर मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा, या ऐसा भी हो सकता है जब भी कोई चेंज आता है तो लगता है कि यार किसी भी मेरे इंडस्ट्री में नौकरी चेंज चली आता है गई। हाँ, वो तो लोग उसको क्रिटिसाइज तो करते हैं, एक बार उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है उस चीज को। तो रैपर्स ने भी वो फेस किया है, बड़े बड़े सिंगर्स ने जो है उल्टी सीधी चीजें कही, ये क्या होता है, इसमें ना सुर है ना ताल है। हाँ, राइट। कोई भी कुछ भी गाना और ताल भी है, ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि वो आर्ट फॉर्म धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर मैं कहूँगा कि उसे एज एन आर्ट देखा जाए तो आज मैं जो जिम में सुनता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मेटल के बाद अगर कोई गाने आते तो वो रैप ही आता है। हाँ, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है उस समय कि मैं अपना वर्कआउट करूँ, अपनी बॉडी अच्छे से बनाऊँ। या फिर कोई लोग जो है ट्रैवलिंग के दौरान इसको सुनते हैं, अलग अलग टाइम पे आप इसको सुनते हो, तो वो मोटिवेशन होता है, बहुत तगड़ा होता है। जो मेरे को लगता है कई बार ऐसा कि जो सिंगिंग नहीं ला सकती वो कई बार रैप ले आता है। हाँ, राइट। इसीलिए तो आप देख रहे हैं आजकल लोग रैप का पार्ट यूज कर रहे हैं। शुरू में सिंगिंग है, लास्ट में सिंगिंग है, बीच में रैप आ जाता चाहे पंजाबी सिंगिंग है, हिंदी सिंगिंग है, लेकिन बीच में रैप है। क्यों है? है कि हाँ, वो तो कहीं ना कहीं तो वो स्टैंड कर रहा है ना। तो अभी जब आप बोल रहे थे ना तो मेरी जो आंखें हैं वो आपके हाथ पे गई, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने 2 अंगूठियाँ पहनी हुई है। जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? और भी बहुत सारी पहनी हुई थी, अभी उतारी कुछ समय पहले। अच्छा। तो पहले मैं नहीं करता था, सही बात बताऊं, मैं बचपन तक जो है मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था। ओके। लेकिन धीरे धीरे लाइफ है ना, अभी अपन ने वो हम्बल वाली बात करी, हाँ, आपको सिखाती है लाइफ सही बात। धीरे धीरे। जब आपका डाउनफॉल आता है या कुछ लो फेज चल रहा होता है, तब आप उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढते हो अलग, राइट। है ना। तो क्योंकि मैं सनातन धर्म से हम लोग सब हैं, उस परंपरा को फॉलो करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पुरानी विद्या है, ज्योतिष विद्या आज से नहीं है, हजारों साल पहले से राइट। जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डेवलप कर लिया था, है ना, मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ और मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर से मिलना चालू किया। अच्छा। और पॉजिटिव चेंजेस लगे, तो मैंने जो स्टोन्स के बारे में भी पढ़ा और उसके बारे में जानकारी ली, और फिर जो है मैं इस पे आया। तो अभी तो मैं रेगुलर, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब रिकमेंडेशंस में अगर आप कभी खोलें, अपन साथ में हुए और आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं।
तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, अपनी रिसर्च भी करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और बाकी तो जो जानकारी है वो तो मैं ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर से ही लेता हूँ, हाँ हाँ, क्योंकि वो इसके ज्ञाता है। उल्टा हो जाए क्या पता। हाँ, वो इसके ज्ञाता है। हम सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी रखना, किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट होना, वो है मेरे को। बाकी मैं अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करता हूँ। ओके, हाँ, इन चीज़ों में। तो हमने एक और चीज़ नोटिस करी, मतलब मेरी टीम ने मुझे ये चीज़ बताई कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डेट इज़ 13 जनवरी। आपको गम नहीं होता 13 पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 13 आई थिंक वेस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड जो है वहाँ पे काफ़ी इसको बुरा माना गया है 13 को। ओके, लेकिन अगर आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो 13 जो नंबर है वो ऑस्पिशियस है। आप इसको गूगल कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि 13 इज़ कहीं ना कहीं अच्छा है ना। तो वही वाली बात है कि वो लोग उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से 13 को बुरा समझते हैं, पर मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ। मैं 13 को पैदा हुआ और अच्छा काम कर रहा हूँ हाँ, इंडस्ट्री में, आगे सबसे अच्छा करियर देखा जाए तो। देखिए, सबसे अच्छा तो लोग डिसाइड करेंगे, मैं वो नहीं भूलता। लेकिन कंपैरिजन में अगर हम देखें तो और भी लोग अगर हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जी जी, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो। कंपैरिजन मैं नहीं करता, बट अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। थैंक्स अ लॉट। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है। सो आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, इतनी अलग अलग जो हम बोलते हैं कि दिमाग आपके पास आए हैं, आपने सबको टैकल किया है, तो मैं जानना चाहूँगा एक आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और एक सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताइए। ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं, इस पूरी इंडस्ट्री में जब से आप आए हो तब से लेकर अब तक। बेस्ट और वर्स्ट? यस। तो एक्चुअली वर्स्ट ही बेस्ट है। अच्छा, बताइए। कैसे बताऊं? अगर वो इंसिडेंट नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं म्यूजिक डायरेक्शन में नहीं आता पूरी तरीके से। अच्छा, हालांकि मैंने स्टूडियो वगैरह खोल दिया था। मैं गिटार पहले आई वॉज अ गिटारिस्ट, है ना, आई वॉज नॉट अ सिंगर। राइट। मैं गिटारिस्ट बना, उसके बाद मैंने म्यूजिक डायरेक्टर जैसे काम चालू किया, और फिर मैं एक सिंगर बना। ओके। उन लोगों को देख बता के कि आपको ऐसे गाना है, वैसे गाना है, यूं करके। हाँ, और मैंने लोगों धीरे की धीरे कमियां नोटिस करके आपने खुद पे इम्प्लीमेंट किया। जी जी जी। तो पहले मैं गिटार बजाता था। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ पे मुझे लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। ओके। और अनएथिकल बिहेवियर लोगों का। हाँ। तो और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उन्होंने मोटिवेट भी किया कि आप अब इस गिटार वाली चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़ो। अच्छा। हमको आप में कुछ और भी दिखता है ओके। कि दूसरा टैलेंट भी है, तो उसको भी नर्चर करो। क्योंकि आप सोचिए कि अगर मैं 30 डेज शोज ही करता रहूँगा तो मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए कब टाइम मिलेगा? राइट। वो तो एक ब्रेड एंड बटर अर्न करना तो हो गया कि भैया हाँ वहाँ से पैसा आ सकता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। राइट। लेकिन एज ए गिटारिस्ट उतना पैसा नहीं आता था, सच बात बताऊं तो। तो मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि स्विच तो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो मैंने गिटार पूरा सीखा, इलेक्ट्रिक गिटार बहुत अच्छा बजाता था मैं, काफ़ी लीड्स तैयार कर रखी थी, सब कुछ था। लेकिन एक तो पैसे का मोटिवेशन, हाँ सही बात है, और दूसरा वो अनएथिकल बिहेवियर, वो सहा नहीं गया। तो मैंने उस समय सोच लिया कि अब मैं एज ए गिटारिस्ट इंडस्ट्री में परफॉर्म नहीं करूँगा। ओके। जबकि कोई सा भी इवेंट होता तो आई वॉज ऑलवेज देयर, गिटार पे मेरे को बुलाया करते थे लोग। अच्छा। बट मैंने गिटार बजाना छोड़ा, मैं म्यूजिक डायरेक्शन में प्रॉपर्ली एंटर हुआ और धीरे धीरे सीख के काम किया। तो अब ऐसा है कि अब म्यूजिक डायरेक्टर के कोई जॉब की बात होती है तब लोग याद करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है, अच्छा चेंज है। सो जैसा कि आप बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हो, आप बॉलीवुड के फिल्मों के साथ भी काम करते हो, तो आपका कुछ ऐसा रिसेंट इंटीग्रेशन हुआ है जिसमें आपने बॉलीवुड लेवल की फिल्म के साथ काम किया हो या म्यूजिक में काम किया? क्वेरी आई थी, स्क्रैच भेजना था, हमने स्क्रैच भेजा और वो सेलेक्ट हो गया। और ऐसे हमने इस प्रोजेक्ट से जुड़े। जैसा कि आप बता रहे हो स्क्रैच भेजना था और ये वाला, तो आपके अकॉर्डिंग जो ये स्क्रैच वाली जो चीज़ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि बस कितने लोगों के पास जाता है और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो इसका क्या रेशियो? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है बालाजी टेलीफिल्म्स का है। हाँ, काफ़ी बड़ा बैनर हो गया। राइट। और उसके साथ में इस मूवी में स्टारिंग है विक्रांत पैसी जी, रिद्धि डोगरा जी, और एकता कपूर जी का प्रोडक्शन है। अंशुल सर और अमूल सर का प्रोडक्शन है ना। तो काफ़ी बड़ा बैनर हो गया। उसका स्क्रैच देना ही हमारे लिए तो बड़ी बात थी कि हमने उस मूवी में स्क्रैच भेजा हमारा, राइट है ना। और वो सेलेक्ट हुआ तो काफ़ी खुशी हुई।
उसको लेकर के कि हमने कुछ जो उनके थॉट्स के साथ रेसिप्रोकेट कर पाए और हम ऐसा प्रोडक्ट बना पाए। मतलब वो जिस लेवल पे आपने उस लेवल पे जाके सोचा। जी, टीजर में जब ये गाना बजा हमारा तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि टीजर में वो आवाज़ सुनी, वो म्यूजिक सुना हमारा, और अब मूवी आ रही है तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो विद द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, वैसे हम यहाँ पे एक आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर आए हैं, मेरी नज़र में आप बड़े हो क्योंकि आपके बहुत फैंस है और बहुत कुछ मतलब है, और मुझे एक चीज़ आपसे फील हुई और मैंने एक चीज़ आपसे सीखी भी कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, यू शुड स्टे हम्बल। या दैट्स ट्रू। मतलब ये वाली जो आपकी चीज़ है ना, मतलब अब मैंने ऐसा सोच लिया है कि ये मैं हमेशा फॉलो करूँगा। अच्छा So- बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, मतलब बहुत अच्छी लर्निंग हुई है कि एक इतने बड़े के साथ, पर्सनालिटी के साथ बैठने के बाद मुझे ये चीज़ आज रियलाइज़ हुई आफ्टर 100 एपिसोड्स। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा, और आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो यंग एस्पायरिंग यूथ और सिंगर्स म्यूजिशियंस आपको देख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट पे आके। पहली बात तो आई थिंक अपनी बात पहले भी हुई थी, हाँ हाँ हाँ, और तब काफ़ी नया नया आपने चालू किया था और कम वीडियोस थे, राइट राइट। बट वहाँ से आपकी यहाँ तक की ग्रोथ वो कमेंडेबल है। यू आर Thank डूइंग ग्रेट, थैंक यू। एंड 100 एपिसोड्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, हाँ राइट। और ये सिलसिला 200 के 1000 एपिसोड तक जाए, आप आराम- यही आराम तक चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा चल रहे हो आप, और पॉडकास्ट की तो क्या तारीफ करूँ, आई थिंक शहर के सभी लोग आपके पॉडकास्ट में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपने जो सेकंड पॉइंट बोला कि मेरी एडवाइस सबको क्या रहे, राइट। तो ये बात दर्शकों के लिए, तो दर्शकों को देख लेते हैं। मेरी एडवाइस सबको यही रहेगी कि जैसे कि प्लान ए अगर मैं बात करूं मेरी लाइफ में, तो वो म्यूजिक था, पर मैंने कभी प्लान बी को छोड़ा नहीं। और प्लान बी मेरे लिए क्या था, तो वो है चाहे फादर मदर का सपोर्ट कह लें, रेंटल इनकम कह लें, और साइड बिजनेस कह लें, वो मैंने कभी छोड़ा नहीं प्लान ए के लिए। और इस पर अगर मैं इलेबरेट करूं तो आप इसको मान लीजिए कि कोई सा भी आर्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका प्लान ए है। चाहे वो म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, कुछ और आर्ट फॉर्म हो गया, तो हमेशा प्लान बी लेके चलिए। ओके। अब आप आपने बोलेंगे लगता है कि हाँ, जैसे हमारा जो लोगो है एविन बी वेंचर्स, जी। वो इस चीज को पूरा उल्टा मतलब करता है, जैसे बस कि मैं इसी पे आने वाला था कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लान बी होगा तो प्लान ए कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगा। हाँ हाँ, जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो प्लान ए चालू करता है जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो ही जाता है, पर लाइफ के किसी पड़ाव पे आके तो सक्सेस मिलेगी। मिलेगी। हाँ हाँ, है ना? कंसिस्टेंटली आप करोगे तो वो एक दिन देगा जी रिजल्ट। जी। तो प्लान बी क्यों जरूरी है? अब बात, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हाँ। अब आज भले ही अपन कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी है, right. पर जब अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो मिडिल क्लास फैमिली की लिमिटेशंस होती है अपनी, हाँ हाँ, है ना, कि इससे ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है एक। काफी सारी चीजें हैं, है ना। तो इसमें और म्यूजिक में अगर मैं बात करूं, म्यूजिक वीडियो, एक म्यूजिक वीडियो 5000 में भी बन सकता है और 5 करोड़ में भी बन सकता है। Right. तो वो तो अपनी अपनी स्पेंड करने की बात है। लेकिन अब कोई बंदा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही नहीं और वो अपनी सारी सेविंग्स लगा दे एक ही म्यूजिक वीडियो में और वो ना चले, फिर व्हाट आर यू गोना डू? और अगर आप जैसे शोज करते हैं और आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगा दिया कि जहाँ पे आपने आपकी सारी लाइफ की अर्निंग्स लगा दी एक पिक्चर में या एक सॉन्ग में, और वो नहीं चली, तो क्या फिर आपके पीछे फैमिली नहीं है? क्या आपके फादर मदर या ब्रदर सिस्टर वाइफ बच्चे वो नहीं है? तो वो चीज़ भी तो सोच के चलनी है। तो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि मेरी अपब्रिंगिंग जिस फैमिली में हुई है ना, मैंने बचपन से जो भी देखा, जो भी सीखा, किसी चीज़ की कमी नहीं रही ऐसा कभी भी। बट क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में शुरू से था कि प्लान बी तो चाहिए। प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी तो चाहिए ही चाहिए। प्लान ए मैं कैसे भी कर लूँगा प्लान बी के सपोर्ट से। तो फिर जहाँ हम बात करें रेंटल इनकम, उस पर
काम करना चालू किया, रियल एस्टेट उस पर थोड़ा काम करना चालू किया, और साइड बिजनेस जो थोड़े बहुत और भी हैं उन पे काम करना चालू किया, है ना। तो उससे ये हुआ कि आज जब म्यूज़िक वाले फील्ड में या फिर मेरे स्टूडियो के इनकम में कभी डाउनफॉल आता है ना, बिजनेस है, अप्स भी होते हैं डाउन्स भी होते हैं, तो जब उधर डाउन होता है तो मेरे को मेरे बैंक बैलेंस पे देखने की ज़रूरत नहीं होती कि यार मैं क्या करूँगा अब, क्योंकि उधर एक रेकरेंट आपने चालू कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसे इनकम सोर्स, या आपने आपकी सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि जहाँ से आपके पास रेगुलर पैसा आ रहा है, हाँ। एटलीस्ट इतना आ रहा है कि आप आपके डेली नीड्स जो पूरी आपका कर। प्लान ए है वो उससे फंड हो पा रहा है। एग्जैक्टली तो आप अगर आपकी म्यूजिकल जर्नी को, आप आपके आर्टिस्टिक जर्नी को आप प्लान बी से सपोर्ट कर पा रहे हो, तो फिर वो उल्टा कैसे हुआ आप बताओ। आर्ट के फील्ड के लिए मुझे ये लगता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। राइट। दूसरे फील्ड्स में हो सकता है आप जो करें वही अब जैसे कोई टीचर बन गया है तो हो सकता है कि वो ए पे ही सक्सेस हो जाए। यस उसको B की जरूरत ही नहीं उस पड़े। फील्ड के लिए मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आर्ट के फील्ड की जब आप बात करते हैं तो आज का यूथ कई बार मिसगाइड हो जाता है। हाँ। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि यार मिसगाइड नहीं हो, है ना, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत तगड़ा होता है। राइट। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते इस फील्ड में और लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वो पार्टीज में लोगों को फेस करना काफी मुश्किल है। आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? अब बिल्कुल हुआ है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के आया तो यहाँ पे लोग पूछा करते थे कि आपका क्या चल रहा है अभी करियर में, तो अब उनको, और ये BCA में एडमिशन लेने से पहले की बात है, तो वो बताना, वो आंसर देने, हालांकि मैंने दिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि मैं BCA की तैयारी कर रहा हूँ, म्यूज़िक में जो है अपना कर रहा हूँ, तो पर ये बताना, ये सोशल प्रेशर झेलना एक बच्चे को कहीं ना कहीं तोड़ तो देता है है ना। और वो जेल के आप आगे बढ़ो तो ये चीज़ समझ में आई कि यार प्लान भी करो और प्लान ए भी करो, पर इतना सोच के चलो कि मेरी फैमिली के लिए मैं क्या कर पाऊंगा। इट्स फॉर द फैमिली। भाई आप तो एक कमरे में, और अपन तो वैसे भी रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी रहे मैं हॉस्टल में, राइट। ठीक है, लेकिन आपके साथ यार यू हैव पीपल एट होम, सबको साथ लेके चलना है तो बिल्कुल। तो फिर तब तो आप एक चीज़ यही कहोगे ना, और हर बच्चा जो ग्रो कर रहा है वो फैमिली के लिए कर रहा है कहीं ना कहीं। भाई आप भी आज ये काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका भी थॉट रहता होगा कि मेरे फादर मदर का नाम रोशन करूं, या मेरे घर वालों को एटलीस्ट मैं वो वापस दूं जो उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया। हाँ, या वो मुझसे सवाल पूछे कि क्या करते हो तो उसका जवाब दे। हाँ, उसका जवाब तो दे सके आप एटलीस्ट यार। राइट। हो सकता है प्लान ए में 10 साल लग जाए पूरा होने में, तो तब तक आप उस जर्नी तक पहुंच रहे हैं तो प्लान भी आपको सपोर्ट कर रहा है। और लोग ये बोल रहे हैं कि प्लान ए ही कर लें, बस वो करते रहे हो जाएगा, तो फिर वो जो फेलियर होता है बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए आजकल जैसे कि जो सुसाइड केसेस हैं इस इंडस्ट्री में तो इतने बढ़ गए हैं। हाँ, राइट। उसके कारण क्या है कि अर्ली फेम, हाँ, अर्ली मनी, सब कुछ जल्दी चाहिए। सब कुछ मिल गया, हाँ, अब वापस काम नहीं मिल रहा। हाँ, राइट। फिर पर यही आप सोचिए कि इस उन्हीं इंडिविजुअल्स के पास अगर प्लान बी होता या कुछ ऐसी इनकम होती। हाँ, तभी हम देख रहे हैं आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं या क्रिकेटर्स हैं जो भी हैं वो अपने कैफे खोल रहे हैं। तो रियल एस्टेट, हाँ, रियल दैट्स एस्टेट, व्हाट आई मेंट। वो कहीं ना कहीं अपना पैसा यहाँ से जो कमा रहे हैं वो इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, ताकि वो रिटर्न, उनको वो इनकम रेंटल के रूप में आ जाए। हाँ, राइट। तो जब वो लोग भी कर रहे हैं तो फिर यार आई थिंक यूथ को तो सोचना ही चाहिए कुछ साथ में। तो बस प्लान ए जरूर कीजिए, आर्ट्स को सेलेक्ट कीजिए, म्यूजिक कीजिए, डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, और भी जितने आर्ट फॉर्म है वो कीजिए, लेकिन प्लान बी हमेशा साथ में रख के चलिए। दैट्स माई एडवाइस फॉर ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो।